एक अजीब सा निशान देखा। यह निशान बिल्कुल गोल्डन पिरामिड के निशान के समान है। गोल्डन पिरामिड मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। आरव को याद आया कि उस साहसी महिला ने भी अपनी हथेली से गोल्डन पिरामिड को बाहर निकाला था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह ऐसा कर सकती थी, लेकिन आरव को यह नहीं पता था कि इसे बाहर कैसे जाता है। आरव ने गोल्डन पिरामिड को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आरव ने कुछ हद तक निराश महसूस किया, क्योंकि गोल्डन पिरामिड के भीतर बहुत सारे आत्मा के टुकड़े थे। उस समय उसने केवल सबसे छोटे और सबसे कम चमकते हुए टुकड़े को छुआ था और किसी महान कल्टीवेटर की महत्वपूर्ण यादें प्राप्त कर ली थीं। यदि वह उन आत्माओं के और अधिक टुकड़ों को अवशोषित कर लेता है, तो वह जो खजाना प्राप्त करेगा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बारे में सोचते हुए आरव ने अचानक एक हल्की सी मुस्कान दी। यदि सबसे छोटा आत्मा का टुकड़ा लगभग उसकी यादों को निगल ही गया था, तो बड़े वाले संभवतः उसे तुरंत निगल सकते थे। सपने देखना बंद करो आरव। आरव ने सोचा, ऐसा लग रहा था कि गोल्डन पिरामिड के अंदर के रहस्यों और आत्मा के टुकड़ों के भीतर के ज्ञान को उसे तब तक छोड़ना होगा जब तक कि उसकी शक्तियां और भी उच्च स्तर पर न पहुंच जाएं। अभी तो उसे जितनी जल्दी हो सके गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन का अभ्यास प्रारंभ करना होगा। आरव ने गोल्डन पिरामिड को बाहर निकालने की कोशिश करना बंद कर दिया और डिवाइन रियलम की उस एंशिएंट टेक्निक को समझना शुरू कर दिया। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की ट्रेनिंग करना शरीर को अद्भुत शक्ति वाले दिव्य हथियार में बदलने के समान है। इसके अतिरिक्त गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करने पर जोर देती है। फिजिकल ट्रेनिंग का यह तरीका बहुत अद्भुत है। आमतौर पर एक बार जब कोई व्यक्ति 604 किलोग्राम भार जितनी ताकत का प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है, तो वह व्यक्ति फिजिकल पावर का सही से प्रयोग करना सीख जाता है और एक मुक्का मारकर लोहे की दीवार को भी चकनाचूर कर सकता है। हालांकि गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए न केवल फिजिकल पावर की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, बल्कि सटीकता की भी आवश्यकता होती है। एक बार जब कोई फिजिकल पावर का सही प्रयोग करना सीख जाएगा, तो वह अपनी हथेली का उपयोग करके पेड़ के तने को भी महीन रेशों में बदलने में सक्षम हो जाएगा। इस भाग को पढ़कर आरव के भीतर एक गहरी लालसा पैदा हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन का प्रशिक्षण उसे सामान्य फिजिकल मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली बना देगा। 3 दिन बाद ग्रेट माउंटेन चिनूक के ऊपर आकाश में उपस्थित पूर्ण चंद्रमा के साथ आरव घास के एक मैदानी क्षेत्र में अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। वह एक निश्चित अंतराल में सांस ले रहा था। वह न जाने कितनी देर तक खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर अभी भी एक मूर्ति की तरह लग रहा था, जो चांद की रोशनी में चमकता हुआ प्रतीत हो रही थी। वह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक का प्रयोग करने के लिए एक विशेष मुद्रा में खड़ा था, जो गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के प्रयोग से प्राप्त होने वाली शुद्ध ऊर्जाओं को पूरी तरह अवशोषित करने की एक विशेष विधि है। यह तरीका शरीर के अंगों पर अच्छी तरह नियंत्रित करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध ऊर्जाओं का उपयोग करने में बहुत बेहतर है। एक बार जब इस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, तो शरीर की शक्ति और टेक्निक के फाउंडेशन में बहुत सुधार आता है। रात की बहती हवाओं में बड़ी बड़ी घास के पेड़ एक साथ मिलकर हरी भरी लहरें बना रहे हैं, जिससे घास चारों ओर नाचती हुई प्रतीत हो रही है। आरव की सांसें इन लहरों के अनुरूप चल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह आसपास के वातावरण के साथ बिल्कुल घुल मिल गया हो। आरव के सिर के ठीक ऊपर एक पत्ते पर ओस की एक बूंद जमकर लुढ़कते हुए नीचे गिरी। आरव, जो पहले बिल्कुल स्थिर था, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे ओस की बूंद उसकी उंगली पर गिर गई। ओस की बूंद उंगली से लुढ़ककर उसकी हथेलियों पर आ गई। ओस की बूंद को पकड़ते हुए आरव
आरव ने दाहिने हाथ की अचानक मुट्ठी बना ली। उसका कंधा और जांघ मुक्का मारने की मुद्रा में आ गए और उसने एक मुक्का मारा। बूम! एक दबी हुई आवाज के साथ आरव के सामने स्थित एक मोटे तने का पेड़ पूरी तरह हिल गया। पेड़ के तने के बीच मुक्के का निशान दिखाई देने लगा। आरव ने सांस छोड़ी और अपनी मुट्ठी खोल ली, जिससे ओस की बूंद उसके हाथ से नीचे गिर गई। पैदा की आवाज के साथ यह घास पर गिरी और बिखर गई तथा आरव के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। जब कोई गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के शुरुआती चरण का प्रयोग पूरी तरह करना सीख जाता है तो यह ओस की बूंद के बिना विखंडित हुए एक बाहर निकाल सकता है। हालांकि वह वर्तमान में टेक्निक को पूरी तरह नहीं सीख पाया है, फिर भी उसने इसे सीखने में कुछ सफलता तो हासिल कर ली है। इसके अलावा एक ही मुक्के से आयरन ट्री पर लगभग आधा फुट जितना गहरा मुक्के का निशान बन गया था। 3 दिन पहले उसका मुक्का ज्यादा से ज्यादा आधा इंच जितना गहरा ही निशान छोड़ पाता था। उसकी वर्तमान स्थिति में इतना सुधार निस्संदेह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के प्रयोग के कारण आया था। इन 3 दिनों से आरव इस गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन का लगातार अभ्यास कर रहा था और आखिरकार इसके शुरुआती चरण तक पहुंचने में सफल रहा। सच तो यह था कि आरव केवल उस आत्मा की यादों की बदौलत ही इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर पाया था। उस आत्मा के अनुभव और यादों ने आरव के कल्टीवेशन को बहुत मदद की थी। यहां तक कि टेक्निक के प्रयोग की पूरी विधि उसकी यादों में गहराई से समा गई थी। आरव को बस उन्हें याद करने के लिए अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता थी। अपने ट्रेनिंग के पागलपन के कारण आरव को जड़ी बूटियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। उसने रक्त जिनसेंग के 3 टुकड़ों का उपयोग कर लिया था। इस तरह से तो रक्त जिनसेंग भी आधे महीने से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। अब उसके पास ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक तो है, लेकिन अभी भी उसे औषधीय जड़ी बूटियों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए और आरव की ताकत बढ़ती रही। इससे पहले आरव एक और 2 लेवल के 4 मैजिकल बीस्टों की हड्डियां या ज्यादा से ज्यादा केवल एक लेवल 3 के मैजिकल बीस्ट की हड्डियां निकाल पाता था। लेकिन अब उसके लिए 5 लेवल के 2 मैजिकल बीस्टों के टुकड़े करना भी आसान हो गया था। एक सुबह नितिन आरव को खोजते हुए ग्रैंड सिटी पैवेलियन आया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। आरव ने नितिन को पहले ही बता दिया था कि वह ग्रैंड सिटी पैवेलियन में काम करने लगा है। हालांकि उसने उसे इसके पीछे का कारण नहीं बताया। वार्षिक फाइटिंग आर्ट मेला। नितिन आरव को इस मेले में चलने का प्रस्ताव दिया। आरव इस प्रस्ताव को सुनकर मना करने की सोचता है। नितिन आरव के चेहरे के हाव भाव को देखकर आरव को समझाते हुए कहा, यह ठीक होगा। यदि हम वहां जाते हैं, वहां कई फाइटिंग मास्टर और रईस होंगे। जहां तक वहां दिखाई देने वाली वस्तुओं की बात है तो वे कोई सामान्य वस्तुएं नहीं होंगी, बल्कि वे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं होंगी। आरव ने निराशा के साथ जवाब दिया, हम उन वस्तुओं को कैसे खरीद पाएंगे? अभी भी मेरे पास 20 से भी कम टोका के सिक्के हैं। तो क्या हुआ अगर हम इसे खरीद नहीं सकते? हम बस इधर उधर जाकर वहां की वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं। बस इससे अनुभव प्राप्त करने का एक तरीका समझ लो। इसके अलावा हम जल्द ही एकेडमी में प्रवेश करने वाले हैं। हमें एकेडमी में प्रवेश करने से पहले कम से कम एक अच्छा हथियार तो खरीदना ही चाहिए। भले ही हम उच्च श्रेणी के हथियार न खरीद पाए, लेकिन हम कुछ मध्यम श्रेणी के हथियार तो खरीद ही सकते हैं। आरव नितिन को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए आरव ने उसके साथ उस मेले में जाने का फैसला किया। आखिर में उसने सोचा कि यह एक अच्छा अनुभव होगा। जब वे वहां जा रहे थे, नितिन मेले के बारे में लगातार बात करता रहा। वह इस मेले तथा कार्लोवेनिया एकेडमी से
इसकी दूरी उच्च स्तर के माने जाने वाले क्षेत्रों आदि से बहुत परिचित था। जब वे एक गली से होते हुए नीचे जा रहे थे, आरव अचानक रुक गया और उसने अपना हाथ नितिन के कंधों पर रखा। क्या हुआ भाई आरव? नितिन ने पूछा। कोई हमारा रास्ता रोक रहा है। आरव ने अपनी कमर को छुआ जहां उसका मांस काटने वाला चाकू बंधा हुआ था। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की ट्रेनिंग के कारण आरव की कुछ भी महसूस करने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। वह अनुमान लगा सकता था कि यह कौन था। कुछ दिन पहले उसने बंदर जैसे कानों वाले आदमी को पीटा था। अब उस आदमी के मालिक ने खुद उसके सामने आने का फैसला किया है। आरव को पता था कि एक दिन ऐसा क्षण जरूर आएगा जब बंदर जैसे कानों वाले आदमी का बॉस उसके सामने खड़ा होगा। जैसे ही आरव चलना बंद करता है, गली में एक हल्की तीखी आवाज सुनाई देती है। हे, तुम तो आरव हो ना? क्या मैं सही हूं? यह कितनी अजीब बात है, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान गए। तुम्हारी सेंस करने की क्षमता तो काफी बढ़ गई है। सूती कपड़े पहने एक किशोर धीरे धीरे एक घर के पीछे से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसके पीछे 5 18 वर्षीय लड़के भी थे। उनमें से 4 फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण में थे और केवल एक दूसरे चरण में था। जहां तक उस सूती कपड़े वाले लड़के की बात है, वह भी फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में था। यह देखकर नितिन अचानक घबरा गया। उसने सूती कपड़े पहने उस लड़के को पहचान लिया। वह कार्लोवेनिया एकेडमी के लिए कपंजीकरण के दिन हुई घटना के दौरान सिकारा के बगल में खड़ा था। कोई भी बता सकता था कि यह कमीना यहां उन दोनों को परेशान करने आया है। नितिन सोचने लगा कि वे सब कुल मिलाकर 6 लोग हैं। 2 फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में और 4 फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण में है। जहां तक उसकी और आरव की बात है, वे दोनों ही फिजिकल ट्रेनिंग के प्रथम चरण में हैं। अगर बात झगड़े में बदल जाती तो वे निश्चित रूप से पिटेंगे। जो लड़का सूती कपड़े पहने हुए है, वह ब्लू स्काई सिटी के उच्च परिवारों में से एक का यंग मास्टर होना चाहिए। इन लोगों के पास अधिकार और शक्ति दोनों हैं। हालांकि वे किसी को भी जान से नहीं मार सकते थे, लेकिन वे किसी दूसरों को अपंग करने में तो सक्षम ही थे। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नितिन ने चिल्लाकर कहा। उसके शब्दों से गुस्सा स्पष्ट झलक रहा था। तुम्हें अपने पास खड़े उस आरव के बच्चे से क्यों नहीं पूछते? सूती कपड़े पहने लड़के ने आरव की ओर इशारा किया। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मेरे असिस्टेंट को तब तक पीटते रहे जब तक कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ न हो गया। उसकी 2 पसलियां भी टूट गईं। उच्च परिवार के इस यंग मास्टर के लिए उसके असिस्टेंट का जीवन कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन ये उनकी शान में कमी की वजह थी। इसके अलावा उसके अधीनस्थ ने बताया कि उसने सूती कपड़ों वाले किशोर का नाम पहले ही बोल दिया था, लेकिन फिर भी उसे आरव ने पीटा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। यही कारण था कि सूती कपड़ों वाले किशोर को गुस्सा आ गया था। मैंने सुना है कि तुमने मेरा नाम जानते हुए भी मेरे असिस्टेंट से यह कहा कि तुम मुझे भी पीट कसते हो। आज मैं मनिक अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम सच में कितने पावरफुल हो, सूती कपड़ों वाले किशोर ने कहा। यह कहते समय उसका चेहरा निर्दयी हो गया। आरव ने इससे पहले कभी भी मनिक का नाम नहीं सुना है, न ही उसने कभी उसे पीटने के बारे में कुछ कहा था। संभवतः उसके असिस्टेंट ने मनिक को भड़काने के लिए यह सब उससे कहा होगा। आरव ने इस समय कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि चाहे वह कुछ भी कहे, यह लड़ाई अब टलने वाली नहीं है। अब तो आरव केवल गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन की ट्रेनिंग से प्राप्त हुई शक्तियों के भरोसे ही था। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन वास्तव में पावरफुल टेक्निक है, लेकिन आरव ने कुछ दिनों पहले ही इसकी ट्रेनिंग करनी शुरू की थी। एक ही समय में इतने सारे लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा, खासकर
जब उनमें से 2 फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में हों। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर नितिन आरव का साथ देता तो वह बिना किसी बात के मुसीबत में पड़ जाएगा। यह सब सोचते हुए आरव मन में कहता है कि वह अब कुछ भी कर ले, सब उसके लिए मुसीबत लेकर आएगा। यदि एक बार यह मामला बढ़ गया और उसे मनिक को पीटने के लिए मजबूर होना पड़ा तो उसके लिए अगली मुसीबत मनिक का पिता होगा। वह व्यक्ति ब्लू स्काई सिटी की आर्मी का सेनापति है। आरव को यह अच्छी तरह पता है कि उसके पिता जैसा कोई भी उच्च व्यक्ति अपने बेटे का साथ हर हाल में देगा। वर्तमान में आरव के लिए मनिक का पिता एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वह भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह कितनी बड़ी मुसीबत है, मैं करूं तो क्या करूं? आरव ने सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने इस परेशानी को हल करने का एक तरीका सोच लिया था। उसने कहा मनिक की ओर देखते हुए, तो तुम क्या कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूं? मनिक थोड़ा स्तब्ध रह गया और वह तुरंत हंस पड़ा। हाँ, तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं। उसके साथ आए सभी बदमाश एक साथ हंस पड़े। उनकी नजर में आरव एक बेवकूफ के समान था। आरव का उनसे यह पूछना कि वे अब क्या कर सकते हैं निश्चित रूप से उनके लिए मूर्खता की बात के समान था। काफी देर तक हंसने के बाद मनिक ने आखिरकार थोड़ा रुक कर कहा, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे तुम्हें एक बेवकूफ सुअर कहना चाहिए या एक सुअर जैसा बेवकूफ। चूंकि तुमने यह सवाल पूछा ही है तो यह यंग मास्टर तुम्हें एक जवाब जरूर देगा। बस तुम यह मत कहना कि यह यंग मास्टर निर्दयी है। मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारे शरीर की हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। साथ ही तुम्हें यह एहसास भी हो जाएगा कि मेरे जैसे व्यक्ति से उलझने का क्या परिणाम होता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं पीटूं और इस मामले के बारे में भूल जाऊं तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने घुटनों पर बैठो और मेरे तलवों को चाटो। उसके बाद अपने एक हाथ और एक पैर की हड्डी खुद ही तोड़ लो। मनिक की शर्तें सुनकर नितिन क्रोधित हो गया। लानत है भाई, हमें इनके साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम अपनी पूरी ताकत लगाकर इनसे लड़ते हैं। हमारे ग्रीन सिटी के माही परिवार के किसी भी सदस्य को कोई आसानी से हरा नहीं सकता। देखते हैं कि वे वास्तव में हमसे उलझने की हिम्मत करते हैं या नहीं। नितिन जानता था कि उन्हें आज बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। वह बस इतना कर सकता था कि अपने परिवार का नाम सामने लाकर सामने वाले लोगों को थोड़ा डरा सके, जिससे उन्हें ज्यादा चोट ना लगे। कुछ दर्द सहना उनके लिए ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन अगर वे अपंग हो गए तो यह एक फाइटिंग वे में आगे बढ़ने के सफर में उनके लिए बड़ा झटका साबित होगा। वे महंगी से महंगी जड़ी बूटियों के उपचार से भी अपने शरीर की स्थिति को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ग्रीन सिटी का माही परिवार? हाँ, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे माही परिवार से डरता हूं? आरव, क्या सोच रहे हो तुम? मैंने जो कहा है वह करोगे या फिर मेरे हाथों पिटना चाहोगे? मैं तुमसे नहीं डरता हूं। आओ, क्या तुमने सोचा है कि हम तुमसे डरते हैं? एक हाथ से अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए नितिन आगे बढ़ा। सच कहा जाए तो वह इस समय बहुत परेशान था। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा खोने के बजाय मरना पसंद करेगा। आरव ने नितिन को वापस खींचा और मनिक से बात की। तो तुमने जो कहा है मैं वही करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे यंग मास्टर फाइट में हराना होगा। भाई आरव, तुम, नितिन ने चिंतित होते हुए कहा। भले ही उसे पता था कि आरव भविष्य में एक बहुत ही बड़ा फाइटिंग मास्टर बन जाएगा, लेकिन वर्तमान में आरव केवल फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण पर है। वह मनिक को कैसे हरा पाएगा जो फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण में है? नितिन को डर था कि फाइट में आरव की हड्डियां न टूट जाएं। आरव ने कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यंग मास्टर फाइट? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के योग्य हो? मनिक ने कभी नहीं सोचा था कि आरव ऐसा कुछ कहेगा। ब्लू स्काई किंगडम में कोई भी बड़ा फाइटिंग मास्टर यंग फाइटिंग मास्टरों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे।
उनके पास ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ब्लू स्काई किंगडम का एक नियम था। यदि कोई यंग फाइटिंग मास्टर किसी दूसरे यंग फाइटिंग मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करता है, तो कोई भी बड़ा फाइटिंग मास्टर उनकी लड़ाई के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार यंग मास्टरों के बीच लड़ाई यंग मास्टर फाइट से समाप्त हो जाती थी। पहले दोनों पक्ष जीत और हार की शर्तें तय करते हैं, फिर उनमें से जो भी जीतेगा उसकी शर्तें मानी जाएंगी। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच संघर्ष सुलझ जाता और उनमें से कोई भी फाइट के बाद दूसरे को परेशान नहीं करता। मनिक की ताकत के स्तर को देखते हुए, जो आरव से एक चरण ऊपर था, उसे बिल्कुल नहीं लगा कि वह हार सकता है। उसे बस यह लगा कि आरव के साथ यंग मास्टर फाइट इसके लिए अनुचित होगा, क्योंकि वह फिजिकल ट्रेनिंग में उससे एक स्तर ऊपर है। आरव ने जवाब दिया, योग्य या अयोग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल एक बात है कि तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो या नहीं। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता हूं? ये इस साल मेरे द्वारा सुनी गई सबसे मजेदार बात है। बहुत अच्छा, जब तुम मुझसे पिटना ही चाहते हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आरव ने कहा। चलो फिर ठीक है, सिटी सेंटर अरीना की ओर चलते हैं। वे जिस गली में थे वह गली लोगों की भीड़ भाड़ वाले स्थान से बहुत दूर थी। वहां इस फाइट का कोई गवाह नहीं था। आरव को डर था कि कहीं मनिक अपनी बात से पलट ना जाए, लेकिन अगर वे ब्लू स्काई सिटी के बहुत से लोगों के सामने यंग मास्टर फाइट करते हैं तो उस चालाक मनिक के पास भी फाइट के परिणामों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यदि वह ब्लू स्काई सिटी में रहना चाहता है तो इसे फाइट के परिणामों को मानना ही पड़ेगा। यंग फाइटिंग मास्टरों के बीच की फाइट का दृश्य हमेशा एक रोमांचक दृश्य होता है। इसी कारण सिटी सेंटर अरीना पर दर्शकों की कभी कमी नहीं होती है। दो यंग मास्टरों के बीच होने वाली फाइट का पता चलते ही कुछ ही क्षणों में वहां बहुत से लोग इकट्ठा होने लगे। यहां तक कि कुछ बड़े फाइटिंग मास्टर भी दर्शकों के बीच शामिल हो गए। इन दोनों प्रतियोगियों को देखकर भीड़ ने बातचीत शुरू कर दी। क्या यह सच में आर्मी लॉर्ड महिषा का बेटा है? वास्तव में इस कमीने ने फिर से किसी मासूम को पीटने के लिए पकड़ लिया है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस सामान्य परिवार का बच्चा है जो इतना बदकिस्मत है। फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम चरण के फाइटिंग मास्टर का मुकाबला फिजिकल ट्रेनिंग में द्वितीय चरण के फाइटिंग मास्टर से हो रहा है। वह बच्चा निश्चित रूप से हारने वाला है। ऐसा लगता है कि यह बच्चा एक आम नागरिक है। एक आम आदमी के लिए तो फिजिकल ट्रेनिंग में प्रथम चरण को प्राप्त कर लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अफसोस, ऐसा लगता है कि इस फाइट के बाद वह अपंग हो जाएगा। ब्लू स्काई सिटी के लोगों की नजर में मनिक एक अच्छा आदमी नहीं है। इसके अलावा ज्यादातर लोग कमजोर लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। उनकी आंखों में आरव के प्रति दया की भावना देखी जा सकती है। जितने ज्यादा लोग अरीना में आ रहे थे, मनिक उतना ही दुखी होता जो रहा था, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग में द्वितीय चरण के व्यक्ति का प्रथम चरण के व्यक्ति को हराना किसी भी प्रकार से गर्व की बात नहीं थी। इसके अलावा यह भी सच था कि आरव की पहचान उससे कहीं कम थी। इसलिए मनिक नहीं चाहता था कि इस फाइट को ज्यादा लोग देखें। मनिक ने अकड़ते हुए कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो हम फाइट शुरू करते हैं। वैसे भी इस फाइट के बाद तुम्हें अपनी हड्डियां खुद ही तोड़नी है। मैं तुम्हें इस फाइट में हमारे बीच के शक्ति के अंतर को समझा दूंगा। आसपास बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होते देख आरव ने मनिक की ओर देखते हुए जवाब दिया, निश्चित ही हम फाइट शुरू करेंगे। अगर मैं हार गया तो जो भी तुमने कहा है मैं वह करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? जीत? यह कमीना सोचता है कि वह जीत सकता है। यह सच में पागल हो गया है, मनिक ने दांत पीसते हुए सोचा। हालांकि किसी के लिए ऐसे तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। द्वंद्वी को हराना असंभव नहीं है, जो फिजिकल ट्रेनिंग में इससे उच्च स्तर पर है, लेकिन इसके लिए उच्च फाइटिंग टैलेंट और शिक्षकों द्वारा सिखाई गई पुरानी से पुरानी फाइटिंग टेक्निकों की आवश्यकता होती है। आरव एक गरीब लड़का है, उसके लिए इतनी पावर प्राप्त करना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसने अपनी इस मामूली प्रतिभा को देखकर यह कैसे सोचा कि वह जीत सकता है। ऐसा लगता है कि कल रात उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली। लगता है कि वह अभी भी नींद में चल रहा है। ये सब सोचते हुए मनिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? अगर मैं जीतता हूं तो मुझे 200 साल पुराना ब्लड जिनसेंग और 500 टोका के सिक्के चाहिए। 200 साल पुराना ब्लड जिनसेंग और 500 टोका के सिक्के। आसपास के सभी लोग अवाक रह गए। ये बच्चा काफी उच्च स्तर की चीजें प्राप्त करना चाहता है। 200 साल पुराने ब्लड जिनसेंग के लिए 300 टोका के सिक्कों की आवश्यकता होगी। ये सब मिलाकर 800 टोका के सिक्कों के बराबर होगा। ये कोई छोटी राशि नहीं है, हालांकि इसे लेने के लिए जीवित रहना भी जरूरी है। 800 टोका के सिक्के। पहले तो मनिक चौंक गया, फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इसके योग्य हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में इतने पैसे होने चाहिए? ब्लू स्काई किंगडम में कुलीन, उच्च पारिवारिक स्तर वाले व्यक्ति और आम लोगों का जीवन समान नहीं है। अगर मनिक किसी को मार भी देता तो उसे सजा के तौर पर सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए कैद किया जाता और उसे बस 200 टोका के सिक्कों का मुआवजा देना पड़ता। आरव ने धीरे से जवाब दिया, फाइटिंग मास्टर के लिए उनके हाथ और पैर अनमोल होते हैं। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मुझे लगेगा कि तुम यंग मास्टर फाइट के अनुसार शर्तों को नहीं मान रहे हो। तुम्हें बस अपनी हड्डियां तुड़वानी है। भाड़ में जाओ, तुम आज सच में मरोगे। मनिक ने अपनी कमर पर बंधी लंबी तलवार खींचते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। जब वह बोल रहा था, आरव अपने चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए खड़ा रहा। तलवार से सुनहरी रोशनी का एक स्लैश अटैक निकला और दर्जनों मीटर तक सी की एक पतली आवाज गूंजी। यह एक एनर्जी फाइटिंग टेक्निक है। एनर्जी फाइटिंग टेक्निक में दुश्मन को मारने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जिसे एक फाइटिंग मास्टर बहुत दिनों तक कल्टीवेशन करके प्राप्त करता है। इस एनर्जी को क्यू एनर्जी कहते हैं। जब मनिक ने कहा था कि वह 3 चालों के भीतर आरव को मार देगा, तो वह केवल अपनी भावनाओं में बह नहीं रहा था, बल्कि उसे अपनी क्षमताओं और अपनी फाइटिंग टेक्निकों पर भरोसा था। उसे पक्का पता था कि वह आसानी से अपनी फाइटिंग टेक्निकों की मदद से आरव को मार देगा। इन टेक्निकों को सीखने का अवसर केवल किसी महान परिवारों के यंग मास्टर या एकेडमी के शिष्यों को ही मिल सकता है। एक बार एनर्जी फाइटिंग टेक्निक का प्रयोग होने के बाद, जिनके पास एनर्जी फाइटिंग टेक्निक नहीं है, उसका इससे बचना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण मनिक को खुद पर भरोसा था कि आरव इस एक अटैक से ही मर जाएगा और वह आसानी से जीत जाएगा। मनिक का इस बात पर भरोसा था कि आरव ने कोई भी एनर्जी फाइटिंग टेक्निक नहीं सीखी है। आरव मनिक के हमले से निपटने के लिए केवल सामान्य फाइटिंग टेक्निक का सहारा ले सकता था। जब आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि परिणाम तय हो चुका है। उन दोनों से दूर खड़े नितिन का दिल घबरा गया। आरव इस तलवार के हमले को कैसे रोक पाएगा? आरव का ध्यान मनिक की ओर से आने वाले तलवार के स्लैश अटैक पर केंद्रित था। गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के प्रारंभिक चरण स्ट्रॉन्ग पावर फीस्ट अटैक का अभ्यास करने के बाद से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। आरव की नजर में मनिक केवल एक ऐसा वाइल्ड बीस्ट है प्रतीत हो रहा है जो उसकी ओर झपट रहा है। पिछले कुछ दिनों से आरव अनगिनत जंगली जानवरों के टुकड़े टुकड़े कर चुका था। भले ही वे जानवर पहले से ही मर हुए थे, फिर भी उनके टुकड़े करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है। जब भी वह अपने चाकू से बीस्ट को काटने के लिए चाकू को नीचे लाता तो वह बहुत अधिक तेज, सटीक और खतरनाक होता। जैसे ही मनिक की तलवार का स्लैश अटैक इसके पास पहुंचा,
आरव ने अपना चाकू निकाल लिया। आरव एक तरफ झुक गया और मनिक की तलवार के स्लैश अटैक से बच गया। उसने अपनी गति का प्रयोग किया और तेज रफ्तार से दौड़ते हुए मनिक के पास पहुंच गया। इसके बाद उसने अपना चाकू थोड़ा सा नीचे झुककर मनिक के सीने पर ऊपर की ओर वार किया। आरव ने एक बड़ी तलवार के सामने केवल एक छोटे से चाकू का प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी परिणाम ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि उसने अपने चाकू से मनिक के सीने की पसलियों पर एक खतरनाक वार किया था। चाकू के वार लगने के बाद मनिक चिल्लाया। वह अपने पूरे शरीर के साथ जमीन पर गिर गया। क्या हो रहा है? आसपास के दर्शक ये समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ है और वे स्तब्ध रह गए। मनिक के सीने के कपड़ों पर 1 फुट लंबा छेद दिखाई देने लगा था। हालांकि इस अटैक से कोई खून नहीं निकला था, लेकिन उस छेद से एक चांदी जैसी सफेद चमक बाहर निकल रही थी। सिल्वर आर्मर? आरव ने मन ही मन सोचा। उसे पता चल गया था कि मनिक ने अपने कपड़ों के नीचे एक सिल्वर आर्मर पहना हुआ है। अगर यह आर्मर नहीं होता तो मनिक आरव के पहले ही वार में इतना घायल हो जाता कि वह आगे की लड़ाई भी नहीं लड़ पाता। तुम! मनिक हैरान और क्रोधित होते हुए आवाज निकालता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने घायल किया था जिसका फाइटिंग का स्तर उससे एक स्तर कम था। अभिमानी मनिक ने कभी नहीं सोचा था कि आरव उस पर इस प्रकार अटैक करेगा, अनगिनत दर्शकों के सामने। उसके लिए यह एक शर्मनाक बात थी। अब तो मुझे तुम्हें किसी भी हाल में मारना ही होगा। तार्किक रूप से कहें तो पहले वार से ही पता चल गया था कि इस फाइट में मनिक हारने वाला है, लेकिन अभिमानी मनिक अपनी हार कैसे स्वीकार कर सकता था? अपनी तलवार हवा में चलाते हुए उसने एक बार फिर आरव से अटैक किया, जिसमें इसने एक और एनर्जी फाइटिंग टेक्निक का प्रयोग किया है। आरव के मनिक लिए एक ऐसे अनुभवी शिकारी की तरह लग रहा था जो जंगली जानवर की किसी न किसी कमजोरी को पकड़ ही लेता है